Hello students, welcome to the part 4 of Prevention of Money Laundering Act 2002. Today we are going to start with Appellate Tribunal. In the last part or last video we have studied about the attachments authorities and the adjudicating authority. So now if any order has been passed by the adjudicating authority and the person wants to appeal somewhere against the order passed by the adjudicating authority, a proper systematic appellate tribunal of the hierarchy of appellate tribunal has been provided in the Prevention of Money Laundering Act 2002. एक प्रॉपर स्ट्रक्चर दे रखा है. अगर एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी के ऑर्डर से कोई भी पर्सन एग्रीव्ड है, वो कहीं और पे अपील करना चाहता है, कहीं और पे रिक्वेस्ट करना चाहता है, तो उसके लिए मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में एक हिरार्की दे रखी है, एक स्ट्रक्चर दे रखा है जो नीचे से ऊपर को जाता है. सबसे बॉटम पे वी हैव एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी, then we have appellate tribunal, then we have special courts and then we have high courts. तो ये इस तरह से काम करता है फ्रॉम बॉटम टू टॉप. एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी के बारे में हमने पढ़ लिया है कि अगर कोई प्रॉपर्टी अटैच की जाती है तो डायरेक्टर्स किसके पास जाएंगे? एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी के पास. एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी अगर सेटिस्फाई हो जाती है तो वो उसके ऑफेंस को कंफर्म करेगी और उसकी प्रॉपर्टी को अटैच करके कन्फिस्केट करेगी. सपोज़ कोई ऑफेंसिव, कोई अपराधी एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी के ऑर्डर से सेटिस्फाई नहीं होता और उसको लगता है कि मेरे साथ गलत हुआ है या गलत जजमेंट में मुझे फंसाया गया है, तो वो एपेलेट ट्रिब्यूनल के पास जाएगा और वहाँ पे अपील कर सकता है. और इस केस में अथॉरिटीज़ कौन कौन होंगी? नंबर 1 डायरेक्टर, नंबर 2 डेप्यूटी डायरेक्टर, नंबर 3 असिस्टेंट डायरेक्टर और नंबर 4 उसमें कोई भी ऑफिसर्स आ सकते हैं जो इस एक्ट में अपॉइंट किए गए होंगे. उनको पावर्स दी गई होंगी कि आप इस एक्ट में कोई भी जो स्टेप है वो ले सकते हो. अब एपेलेट ट्रिब्यूनल बनता कैसे है? एपेलेट ट्रिब्यूनल इज़ कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 12 ऑफ द. अब यहाँ पे एक नए एक्ट की बात आ रही है, स्मगलर्स एंड फॉरेन एक्सचेंज मैनिपुलेटर्स फॉरफीचर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1976. जो एपेलेट ट्रिब्यूनल इस एक्ट में जैसे बनता है स्मगलर्स और फॉरेन एक्सचेंज मैनिपुलेटर एक्ट में, सेम तरीके से ही प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में भी जो एपेलेट ट्रिब्यूनल है वो बनाया जाएगा. और एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी के अगेंस्ट जो अपील सुननी होंगी वो इसके अकॉर्डिंगली सुनी जाएंगी. मींस जो प्रोसेस और जो स्ट्रक्चर वहाँ पे फॉलो होता है स्मगलर और फॉरेन एक्सचेंज मैनिपुलेटर एक्ट में, सेम स्ट्रक्चर, सेम पावर, सेम पैटर्न जो है वो फॉलो होगा अगर हम प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में एपेलेट ट्रिब्यूनल को बना रहे हैं. अब एपेलेट ट्रिब्यूनल में अगर अपील करनी है तो कैसे करनी है? नंबर 1 सेक्शन 26 डील करेगा. अब फर्स्ट कौन अपील कर सकता है? डायरेक्टर. अगर एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी कोई ऑर्डर पास किया था तो उस ऑर्डर के अगेंस्ट कौन अपील करेगा? डायरेक्टर. या कोई भी और पर्सन डायरेक्टर लेवल का या कोई भी और पर्सन जो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी के ऑर्डर से इफ़ेक्ट हुआ है, और वो अपील विद इन अ पीरियड ऑफ 45 डेज़ करनी होती है. जिस दिन आपको एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी के ऑर्डर की कॉपी मिल गई उसी दिन आप फीस के साथ अपील करोगे एपेलेट ट्रिब्यूनल के पास विद इन अ पीरियड ऑफ 45 डेज़. सेकेंड अपील कौन कर सकता है? रिपोर्टिंग एंटिटी. हमने रिपोर्टिंग एंटिटी के बारे में पढ़ा था. रिपोर्टिंग एंटिटीज़ कौन होती हैं? फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, बैंक्स, जिनके पास अपने क्लाइंट्स की फुल इन्फॉर्मेशन होती है. अब यहाँ पे ऑर्डर किसने पास किया होगा? डायरेक्टर ने. डायरेक्टर के केस में ऑर्डर किसने पास किया था? एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी ने. तो अगर रिपोर्टिंग एंटिटी डायरेक्टर के किसी भी ऑर्डर से एग्रीव्ड है, परेशान है, वो सेटिस्फाइड नहीं है, तो वो भी एपेलेट ट्रिब्यूनल में जाके कंप्लेंट कर सकती है या अपील कर सकती है. जब अपील डायरेक्टर कर रहा था तो सेक्शन था सेक्शन 26. अब रिपोर्टिंग एंटिटी कर रही है तो इट इज़ सेक्शन 13. सेम प्रोसीजर है, 45 डेज़ के अंदर अंदर अपील करनी है और जितनी भी फ़ीस होगी वो उसको साथ साथ पे करनी है. कॉन्डोनेशन ऑफ डिले. सपोज़ कोई पर्सन 45 डेज़ के अंदर अपील नहीं कर पाता है, किसी भी वजह से वो लेट हो जाता है, तो जो एपेलेट ट्रिब्यूनल है अगर वो उसको लगता है, पहले वो उसकी बात सुनेगा और उसको अपॉर्चुनिटी देगा सुनने के लिए,
उसके बाद अगर उसको लगेगा कि उसके सुनने के बाद कि वो सेटिस्फाई है कि हाँ जो डिले है वो विद रीज़न है, एक सॉलिड रीज़न है डिले होने का, तो वो उसको और टाइम दे देगा जो अपनी अपील है वो देने के लिए। उसके बाद पासिंग ऑफ ऑर्डर, जैसे ही अपीलेट ट्रिब्यूनल के पास अपील आएगी वो दोनों पार्टीज़ को सुनेगा, ऑर्डर पास करेगा। हो सकता है वो ऑर्डर सेम रखे, हो सकता है उस ऑर्डर में प्रीवियस ऑर्डर में मॉडिफिकेशंस कर दे, और हो सकता है वो ऑर्डर कैंसिल भी कर दे। तो जैसे सिचुएशन होगी वो डिपेंड करेगा कि वो दोनों पार्टीज़ को सुनेगा, और वो सेम ऑर्डर भी कंटिन्यू कर सकता है, वो ऑर्डर कैंसिल भी कर सकता है और वो ऑर्डर में चेंजेस भी कर सकता है। जैसे ही ऑर्डर पास कर देगा अपीलेट ट्रिब्यूनल, तो वो ऑर्डर कॉपी जो कॉपी है उसकी ऑर्डर की वो सेंड करेगा जिन पार्टीज़ ने अपील की थी, चाहे वो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी हो चाहे वो डायरेक्टर हो, वो डिपेंड करेगा कि कौन कौन उस अपील की पार्टीज़ हैं। टाइम फ्रेम फॉर डिस्पोजिंग ऑफ अपील, अब जैसे अपील अपीलेट ट्रिब्यूनल के पास आती है, जितनी जल्दी हो सकेगा उसको उसके साथ डील करना पड़ेगा, और पूरे इंडेवर के साथ वो ये कोशिश करेगा कि वो अपील जो है वो डिस्पोज ऑफ हो सके। मैक्सिमम टाइम है 6 मंथ्स, बट उसकी कोशिश ये होगी अपीलेट ट्रिब्यूनल की कि उसको जितना जल्दी हो सके एज़ एक्सपीडिशियसली एज़ पॉसिबल, एज सून एज़ पॉसिबल, और जितनी उत्साह से वो उसको कर सकता है उसको करना पड़ेगा, बट उसमें मैक्सिमम टाइम जो है दैट इज़ 6 मंथ्स। तो 6 मंथ से ज़्यादा वो उस अपील को डिले नहीं कर सकता। नेक्स्ट इज़ पावर्स ऑफ द अपीलेट ट्रिब्यूनल। पावर्स ऑफ द अपीलेट ट्रिब्यूनल क्या होता है, जैसे किसी भी कोर्ट के पास पावर होती है, उसी तरह अपीलेट ट्रिब्यूनल के पास भी पावर। ट्रिब्यूनल भी एक तरह का कोर्ट ही होता है, बट हम ये स्पेशल ऑर्गेनाइज करते हैं। कोर्ट तो रोज़ का रोज़ चलता रहता है, बट जब हम किसी स्पेशल पर्पस के लिए कोई बेंच बिठाते हैं, एक कमेटी बिठाते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, अपीलेट ट्रिब्यूनल। अब यहाँ पे जजमेंट तो ऑलरेडी आ चुकी है, बट उसकी अपील सुनने के लिए एक कमेटी, एक ट्रिब्यूनल बिठाया जाएगा जिसमें कुछ लोग बिठाए जाते हैं। तो वो ये कहता है कि जो अपीलेट ट्रिब्यूनल है उसके पास भी सेम फंक्शंस और सेम पावर होंगी जैसे किसी नॉर्मल कोर्ट के पास होती हैं। आप लोगों ने सुना होगा नॉर्मल कोर्ट्स जहाँ पे सारे केसेस की सुनवाई होती है। अब यहाँ पे हम बात करें मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस की, तो मनी लॉन्ड्रिंग के लिए जो अपीलेट ट्रिब्यूनल बनाया जाएगा उसके पास भी जैसे बाकी के कोर्ट के पास बाकी जहाँ पे केसेस लड़े जाते हैं वहाँ पे जैसी पावर्स होती है, जहाँ वहाँ पे जैसा काम होता है, सेम फंक्शनिंग, सेम पावर, सेम फंक्शंस जो है वो अपीलेट ट्रिब्यूनल में भी होंगे। तो इसमें क्या क्या इंक्लूड होगा, नंबर 1 समन्स इशू करने, और आप किसी भी पर्सन को बुला सकते हो, अपीलेट ट्रिब्यूनल अपने सामने पेश कर सकता है और उसको शपथ दिलवा सकता है। रिक्वायरिंग द डिस्कवरी एंड प्रोडक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स, वो उनसे कोई भी डॉक्यूमेंट्स की मांग कर सकता है। रिसीविंग एविडेंस ऑन एफिडेविट्स, एफिडेविट्स देके वो सबूत की मांग कर सकता है। उसके बाद इट कैन रिक्विजिशन एनी पब्लिक रिकॉर्ड और डॉक्यूमेंट और कॉपी ऑफ सच रिकॉर्ड और डॉक्यूमेंट्स फ्रॉम एनी ऑफिस, किसी भी पब्लिक ऑफिस, गवर्नमेंट ऑफिस से वो कोई भी डॉक्यूमेंट, कोई रिकॉर्ड या ऐसे रिकॉर्ड या डॉक्यूमेंट की कॉपी को डिमांड कर सकता है। इशूइंग कमीशंस फॉर द एग्जामिनेशन ऑफ विटनेसेस और डॉक्यूमेंट्स, जितने भी गवाह आए हैं, जितने भी डॉक्यूमेंट्स आए हैं, उनकी जांच पड़ताल करने के लिए वो कमीशन बना सकता है और उनको कह सकता है कि आप इनकी अच्छी तरह से जांच करो। रिव्यूइंग इट्स डिसीजंस, जो ऑलरेडी डिसीजंस पास हो चुके हैं उनको रिव्यू कर सकता है। कमीशन ने कोई डिसीजन दिया है तो उसको भी वो रिव्यू कर सकता है। डिसमिसिंग अ रिप्रेजेंटेशन फॉर डिफ़ॉल्ट और डिसाइडिंग इट एक्स पार्शियल, कोई भी रिप्रेजेंटेशन आती है उसके पास तो वो उसको डिसमिस कर सकता है, या उसको ये कह सकता है कि हम आपको बाद में या अलग से हम आपकी सुनवाई कर सकते हैं। Setting aside any order of dismissal of any representation for default or any order passed by it ex parte, पहले कोई ऑर्डर पास किया हो सकता है अपीलेट ट्रिब्यूनल, तो वो अपने ऑर्डर को भी डिसमिस कर सकता है या कुछ देर के लिए उसको टाल सकता है कि हम अभी इस चीज़ पे सुनवाई नहीं करेंगे, हम इसको बाद में सुनेंगे। एनी अदर मैटर विच में बी प्रिस्क्राइब्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, कोई भी और पावर, कोई भी और फंक्शन जो सेंट्रल गवर्नमेंट उसको देगी वो उसके अकॉर्डिंगली जो है वो काम कर सकते हैं। डिसीजन टू बी मेड बाय मेजॉरिटी,
जो एपेलेट ट्रिब्यूनल है उसमें नॉर्मली 2 to 3 मेंबर्स होते हैं और एक चेयरमैन होता है। तो जो भी डिसीजन होगा वो मेजॉरिटी करेगी, मतलब आउट ऑफ 3 मेंबर्स 2 मेंबर्स की जो ओपिनियन है वो सेम होनी चाहिए किसी भी मैटर पे। सपोज़ 2 मेंबर्स हैं वो आपस में डिफ़र कर रहे हैं, तो वो पॉइंट्स जिस पे डिफरेंस है वो रेफरेंस के लिए किसके पास लेके जाएंगे, चेयरमैन के पास, जो उन पॉइंट्स को सुनेगा और फिर थर्ड मेंबर के पास रेफरेंस के लिए लेके जाएगा। और सारे पॉइंट्स को सामने रख के मेंबर्स जिसकी मेजॉरिटी जिस पॉइंट पे ज़्यादा होगी उसको माना जाएगा और उसी के अकॉर्डिंगली जो है वो डिसीजन लिया जाएगा। सिविल कोर्ट नॉट टू हैव जुरिस्डिक्शन। एपेलेट ट्रिब्यूनल के काम में कोई भी नॉर्मल कोर्ट इंटरफेयर नहीं करेगा, कोई भी उनकी प्रोसीडिंग्स के रिगार्डिंग कोई भी जुरिस्डिक्शन नहीं एंटरटेन करेगा। अगर मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के एपेलेट ट्रिब्यूनल है तो मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस सिर्फ इसी के पास आएंगे। सिविल कोर्ट उनसे रिलेटेड कोई भी प्रोसीडिंग्स या केसेस को एंटरटेन नहीं करेगा और ना ही कोई कोर्ट किसी को रिलीफ देगा। बेटा यहाँ पे लाइन लिखी हुई है, नो इंजंक्शन शैल बी ग्रांटेड बाय एनी कोर्ट और अथॉरिटी इन रिस्पेक्ट ऑफ। अगर किसी के पास पावर है और उसने कोई भी एक्शन लिया है, किसी को कोई पनिशमेंट या कुछ भी है, तो कोर्ट या कोई और अथॉरिटी उसके अगेंस्ट कोई भी एक्शन नहीं लेगी, किसी को भी रिलीफ नहीं मिलेगी। आगे है अपील टू हाई कोर्ट। एपेलेट ट्रिब्यूनल से भी अगर आप सेटिस्फाई नहीं होते तो आप हाई कोर्ट के पास अपील कर सकते हो within 60 days from the date of communication of the decision or order of the appellate tribunal to him on any question of law or fact arising out of such order। एपेलेट ट्रिब्यूनल का डिसीजन आ गया, जैसे ही आपके हाथ में कॉपी आएगी, ऑर्डर आएगा, आप उसको मिलने के विदिन 60 डेज़ आप कहाँ पे अपील कर सकते हो, हाई कोर्ट के पास। हाई कोर्ट के पास हाई कोर्ट को सेटिस्फाई होना ज़रूरी है। सपोज़ कई बार डिले हो जाता है, जैसे एपेलेट ट्रिब्यूनल में भी अगर डिले हो जाता है और अपील करने वाला थोड़ा डिले कर देता है और हाई कोर्ट के पास सफिशिएंट रीज़न है बिलीव करने का, देन मोर 60 डेज़ कैन बी गिवन टू फाइल अ अपील। और हाई कोर्ट यहाँ पे कौन होगा, हाई कोर्ट मीन्स ज्यूरिस्डिक्शन ऑफ विच द एग्रीव्ड पार्टी ऑर्डिनरी रिजाइड्स। आपको ये पता है कि हर स्टेट में एक हाई कोर्ट होता है, तो हाई कोर्ट वो कोर्ट होगा जहाँ पे पार्टी रहती है, अपना बिजनेस करती है या वो अपना काम करती है, तो उसके ज्यूरिस्डिक्शन के अंदर जो भी कोर्ट आएगा दैट विल बी द हाई कोर्ट। Where the central government is the aggrieved party, the high court within the jurisdiction of which the respondent, or in the case where there are more than सेंट्रल गवर्नमेंट अगर एग्रीव्ड पार्टी है तो हाई कोर्ट कौन सा माना जाएगा, जहाँ पे वो रिस्पोंडेंट रह रहा है। अगर एक से ज़्यादा रिस्पोंडेंट्स हैं तो जहाँ पे उनका बिजनेस होता है उस एरिया के अंदर जो कोर्ट पड़ेगा उस कोर्ट को हम वहाँ पे हाई कोर्ट मानेंगे, डिफ़ाइन करेंगे। सो दिस वाज ऑल अबाउट एपेलेट ट्रिब्यूनल्स। उसके बाद हमने हाई कोर्ट की भी बात की। अब बात आती है स्पेशल कोर्ट्स की। अभी हमने जो हिरार्की पढ़ी थी, हिरार्की में क्या था बेटा, एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी, एपेलेट ट्रिब्यूनल्स, स्पेशल कोर्ट्स एंड हाई कोर्ट्स। हमने एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी के बारे में पढ़ लिया, हमने एपेलेट ट्रिब्यूनल के बारे में पढ़ लिया और हमने हाई कोर्ट के बारे में भी स्टडी किया है। अब बीच में ये बात आती है स्पेशल कोर्ट्स की। स्पेशल कोर्ट्स मीन्स special courts are basically established temporarily for prevention of money laundering act 2002। स्पेशल कोर्ट में बहुत ही ब्रीफ में आपको बता रही हूँ। स्पेशल कोर्ट नॉर्मल कोर्ट्स होते हैं, सेशन में चल रहा होता है कोई भी कोर्ट, सिर्फ रिलेटिंग टू मनी लॉन्ड्रिंग केसेस, जो भी केसेस सुनवाई के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट के साथ डिसाइड करके किसी भी कोर्ट को डिफ़ाइन कर सकते हैं कि नाउ दिस इज़ स्पेशल कोर्ट और यहाँ पे सिर्फ इसी एक्ट के केसेस को सुना जाएगा। तो सेक्शन 43 to 47 डील्स विद प्रोविजंस रिलेटिंग टू स्पेशल कोर्ट्स। स्पेशल कोर्ट्स क्या होते हैं, स्पेशल कोर्ट्स नॉर्मल कोर्ट्स होते हैं, सिर्फ इनको स्पेशल इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये स्पेशल मैटर्स सुनते हैं। और ये कैसे कौन डिसाइड करेगा, दिस विल बी डिसाइडेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट इन कंसल्टेशन विद द चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट। और वहाँ पे सिर्फ इसी एक्ट के केसेस को सुना जाएगा। और यहाँ पे क्या होगा, ऑफेंस प्रोवाइड्स फॉर द ऑफेंसेस ट्राइबल बाय स्पेशल कोर्ट्स। और इसमें क्या क्या आएगा, नंबर 1 एनी शेड्यूल्ड ऑफेंस, ठीक है, जो शेड्यूल्ड ऑफेंस होगा अंडर सेक्शन 4, जो हमने पहले पढ़ा था कि इस एक्ट के शेड्यूल के अंडर जो भी ऑफेंसेस आएंगे वो सब ऑफेंसेस कहाँ पे ट्राई किए जाएंगे, स्पेशल कोर्ट में। और
पहले भी कोई आ चुका होगा तो वो तो भी इस पहले कहीं पे भी वो ऑफेंस के लिए हियरिंग हो रही है तो उसको भी यहाँ पे ट्राई किया जा सकता है। फिर उसके बाद इट मे अपॉन अ कंप्लेंट मेड बाय अथॉरिटी ऑथराइज्ड अंडर दिस एक्ट टेक कोग्निजेंस ऑफ ऑफेंस विदाउट द एक्यूज्ड बीइंग कमिटेड टू इट फॉर ट्रायल। ज़रूरी नहीं कि आप एक्यूज्ड को इन्वॉल्व करोगे, जैसे ही आपके पास कंप्लेंट आती है अथॉरिटी की, आप इस चीज़ के ऑफेंस को नोटिस में लेके आओगे और इसका ट्रायल जो है वो स्टार्ट कर दोगे। एक्यूज्ड, बेशक एक्यूज्ड को पता भी ना हो, बट जो आपकी वर्किंग है, जो प्रोसीडिंग्स है, वो स्पेशल कोर्ट स्टार्ट कर देगा। और हो सकता है कि पहले से जिस कोर्ट में है, अगर कोई और कोर्ट इस तरह की इस एक्ट की कोई भी प्रोसीडिंग्स चला रहा है अदर देन द स्पेशल कोर्ट, वो स्पेशल कोर्ट नहीं है बट किसी भी शेड्यूल्ड ऑफेंस की कहीं और पे ट्रायल चल रहा है और कहीं पे केस चल रहा है, तो अथॉरिटी एप्लीकेशन दे के उस केस को स्पेशल कोर्ट में शिफ्ट करवा सकती हैं। ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, अथॉरिटी ऑथराइज्ड टू फाइल अ कंप्लेंट अंडर दिस एक्ट कमिट द केस रिलेटिंग टू द शेड्यूल्ड ऑफेंस टू द स्पेशल कोर्ट। अगर हो सकता है पहले नॉर्मल कोर्ट, सिविल कोर्ट में हो, बट अगर अथॉरिटी एप्लीकेशन देती है तो फिर वो इस केस को, जिसमें कि शेड्यूल्ड ऑफेंस का केस चल रहा है, शेड्यूल्ड ऑफेंस में बार बार कह रही हूँ, शेड्यूल्ड ऑफेंस क्या होता है? शेड्यूल्ड ऑफेंस होता है, इस एक्ट में बहुत सारे शेड्यूल्स आते हैं, बहुत सारी लिस्ट होती है, अगर उनमें से आपने कोई ऑफेंस कर रखा है तो वो क्या माना जाएगा? शेड्यूल्ड ऑफेंस। तो शेड्यूल्ड ऑफेंस अगर किसी और कोर्ट में चल रहा है, नॉर्मल कोर्ट में चल रहा है, तो कोई भी अथॉरिटी एप्लीकेशन लिख के अपना जो केस है, जो अपना ट्रायल है, वो स्पेशल कोर्ट पे शिफ्ट कर सकती है। स्पेशल कोर्ट शैल ऑन रिसिप्ट ऑफ सच केस प्रोसीड टू डील इट फ्रॉम द स्टेज एट विच इट वाज कमिटेड। जैसे ही स्पेशल कोर्ट के पास वो केस ट्रांसफ़र होगा, वो उसको वहाँ से स्टार्ट करना, प्रोसीड करना, डील करना शुरू करेगा जहाँ से वो एक्ट जो है वो स्टार्ट हुआ था, जहाँ से वो एक्ट कमिट होना शुरू हुआ था। और हमने स्टार्टिंग में भी पढ़ा था कि इस एक्ट के अंदर जो भी ऑफेंसेस किए जाते हैं वो बहुत ज़्यादा पनिशेबल होते हैं, रिग्रेसली उनको पनिशमेंट दी जाती है। और इसमें ये भी है कि जो क्रिमिनल प्रोसीजर के ट्रायल्स होते हैं, ये उसकी प्रोविजंस को फॉलो करता है। स्पेशल कोर्ट वाइल ट्राइंग द शेड्यूल्ड ऑफेंस शैल होल्ड ट्रायल इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस ऑफ द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर। बेटा एक होता है कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर, एक होता है कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर। सिविल प्रोसीजर तो होते हैं जैसे हमारे घर के लिए कोई लड़ाई होती है, कोई प्रॉपर्टी की लड़ाई होती है, वो तो होते हैं सिविल। क्रिमिनल होते हैं जहाँ पे हत्या, मर्डर, रेप, इन तरह के जहाँ पे क्रिमिनल चीज़ें इन्वॉल्व रहती हैं। तो स्पेशल कोर्ट जब भी शेड्यूल्ड ऑफेंस या मनी लॉन्ड्रिंग के ऑफेंसेस को ट्रायल पे लेगा तो कौन सी प्रोविजंस लागू होंगी उस पर? कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, जैसे वो पहले नॉर्मल कोर्ट में चल रहा था बट Continuing with the last video, due to some disturbance, I am continuing with the special court. हमने बात कर रहे थे कि स्पेशल कोर्ट जो कि जिस पे प्रोविजंस किसकी लागू होंगी? कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर की। सेकेंडली हमने ये बात की थी कि जो भी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के वो होती है पनिशमेंट्स, वो बहुत रिग्रेसली फॉलो होती हैं। तो यहाँ पे भी यही है कि जितनी भी ऑफेंसेस होती है इस एक्ट के अंदर वो बहुत सीरियसली ली जाती हैं एंड दे आर नॉन बेलेबल, मींस उनके लिए कोई भी बेल नहीं मिलती। और आपका क्या है, कम से कम पनिशमेंट कितने सालों की होती है? 3 सालों की, क्योंकि इस पे कौन सा कोड फॉलो होता है? कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर। नो पर्सन एक्यूज्ड ऑफ एन ऑफेंस पनिशेबल फॉर अ टर्म ऑफ इम्प्रिजनमेंट ऑफ मोर देन 3 years अंडर पार्ट ए ऑफ द शैल बी रिलीज्ड ऑन बेल। अगर किसी को कम से कम 3 साल की पनिशमेंट है, हमने पार्ट ए में किया था 3 से 7 साल और पार्ट बी में किया था 3 से 10 साल, और अगर किसी को पनिशमेंट 3 साल से ज़्यादा की हो रखी है तो उसको बिल्कुल भी बेल नहीं मिलेगी, उसको बिल्कुल भी ज़मानत नहीं मिलेगी। अदरवाइज़ एंड अनलेस किस केस में कि जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर है, जो हमारा सरकारी वकील है, उसको एक अपॉर्चुनिटी दी गई है कि वो दूसरे की एप्लीकेशन को अपोज कर सके, और वो सेटिस्फाई होता है कि पब्लिक प्रोसिक्यूटर सेटिस्फाई करता है कोर्ट को कि जो ऑफेंस, जिसने ऑफेंस किया है वो गिल्टी नहीं था, और ना अगर हम उसको बेल दे भी देते हैं तो वो ऐसा कोई भी जो ऑफेंस है वो दोबारा करेगा।
और इस केस में और किसको बेल मिल सकती है? पर्सन हु इज़ अंडर द एज ऑफ 16 ईयर्स, वुमेन, या इन केस ऑफ अ सिक और इन्फर्म पर्सन द स्पेशल कोर्ट कैन डायरेक्ट द रिलीज ऑफ सच पर्सन ऑन बेल। वैसे तो बेल मिलेगी नहीं, बट अगर पब्लिक प्रोसिक्यूटर सेटिस्फाई हो जाता है कि वो पर्सन गिल्टी नहीं है और अगर हम उसको बेल दे भी देते हैं तो वो दोबारा ऐसी गलती नहीं करेगा, या कोई 16 साल से कम का है, कोई वुमेन है, कोई बीमार पर्सन है, तो उसको बेल मिल सकती है। द स्पेशल कोर्ट कैनॉट टेक अंडर द अनलेस, और स्पेशल कोर्ट तभी केस लेगा जब उसके पास कंप्लेंट आएगी रिटर्न में, और वो कंप्लेंट कौन करेगा? डायरेक्टर या एनी ऑफिसर ऑफ द सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट ऑथराइज्ड इन राइटिंग। और या तो डायरेक्टर कंप्लेंट करे कि हाँ जो इसका ट्रायल है वो स्पेशल कोर्ट में चलना चाहिए, या सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट का कोई भी ऑफिसर अगर राइटिंग में ये लिख के दे दे या इसके लिए स्पेशल ऑर्डर निकाला जाए तो ही ये जो है वो स्पेशल कोर्ट में चलेगा। और उसमें और क्या लिखा है? नो पुलिस ऑफिसर शैल इन्वेस्टिगेट इनटू एन ऑफेंस अनलेस स्पेशल ऑथराइज्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। और क्योंकि यहाँ पे कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर लागू होता है तो कोई भी पुलिस ऑफिसर अपनी मर्ज़ी से इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सकता, उसको कौन अपॉइंट करेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट बाय जर्नल और स्पेशल ऑर्डर, और जो भी कंडीशंस होंगी उसके अकॉर्डिंगली ही चलेंगे। और बेल की जो ग्रांट है वो किसकी अकॉर्डिंगली रहेगी? कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर और या जो भी लॉ उस टाइम फोर्स में होगी उसके अकॉर्डिंगली। और ये था बेटा स्पेशल कोर्ट से रिलेटेड। आई होप आपको समझ आ गया होगा। कोई भी डाउट होगा तो वी विल डिस्कस इन द लाइव सेशन विच विल बी फॉलोड बाय द वीडियो। कल आपको वीडियो मिल जाएगी, उसके बाद नेक्स्ट डे हम इसका क्वेरी सेशन लाइव सेशन रखेंगे फॉर टेकिंग डाउट्स और मेकिंग एनी पॉइंट विच इज़ नॉट क्लियर टू यू, इट विल बी क्लियर्ड इन द लाइव क्लास। थैंक यू बेटा।